छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बजने से पहले बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां अपने चरम पर है। एक तरफ सीएम भूपेश समेत पूरी कांग्रेस मैदान में उतर चुकी है, तो सत्ता की राह तलाश रही बीजेपी हर एक पैंतरा आजमा रही है। दूसरे राज्यों के बीजेपी विधायक छत्तीसगढ़ की हर एक विधानसभा सीट का दौरा कर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, तो कांग्रेस के 75 प्लस के फॉर्मूले के टक्कर में अब बीजेपी फॉर्मूला 50 पर फोकस कर रही है। यानी प्रदेश की वो सीटें जहां हार जीत का अंतर 10 से 20 हजार वोटों का था, बीजेपी ने ऐसी 50 सीटों को टारगेट किया है, जिसमें घर घर दस्तक, पीएम मोदी समेत दिग्गजों की आम सभा और बूथ मैनेजमेंट शामिल है। हार जीत एक अलग मापदंड हो सकता है। पिछले बार हम हारे, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उससे पहले हम 3 बार छत्तीसगढ़ में सरकार भी बनाए और इस बार 2 महीने के बाद जब चुनाव होंगे, आम चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम पूरे 90 के 90 सीटों पर अपने दमदार प्रत्याशी को उतारने का ऐसा परिकल्पना चल रहा है। 2018 की जीत से उत्साहित कांग्रेस इस बार 75 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। बीजेपी की बैठकों और रणनीतियों के मुकाबले कांग्रेस मैदान में ज्यादा नजर आ रही है, तो साथ ही बीजेपी की रणनीति और मौजूदा हालत को देखते हुए तंज भी कस रही है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार कर जाए तो बड़ी जीत होगी। कर्नाटक जैसे राज्यों में उनके सारे गणित फेल हो गए हैं। पिछले चुनाव में भी छत्तीसगढ़ में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 65 पार और हम 68 पार से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए, तभी वो 50 सीट कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी विधानसभा में उनकी गिनती केवल 13 की है। दहाई तक भी वो पहुंच जाएं तो छत्तीसगढ़ में भाजपा को ये समझ लेना बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। बीजेपी ने पिछले चुनाव में 65 प्लस का दावा किया था, लेकिन उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। अब 2023 में बीजेपी अपने फॉर्मूला 50 को जमीन पर उतार लेती है तो कांग्रेस के 75 प्लस को टक्कर दे पाएगी। हालांकि हर एक सीट पर जीत का गणित बैठाना बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती होगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और हमारा आज का मुद्दा है 50 वर्सेस 75। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक आते ही चुनावी फॉर्मूलों का बोलबाला है। 2018 की जीत से उत्साहित कांग्रेस अब की बार 75 पार का नारा लेकर चल रही है, तो बीजेपी अब उन 50 सीटों पर फोकस कर रही है जिन पर हार जीत का अंतर बेहद कम था। लेकिन मैदान में नजर आ रही कांग्रेस को बीजेपी क्या रणनीतियों और बैठकों के सहारे टक्कर दे पाएगी? आज इसी को हम चर्चा के जरिए समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि बीजेपी का इस पर क्या कहना है, कांग्रेस का इस पर क्या कहना है। 3 राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ मनीष गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। नमस्कार। तो चलिए बिना देर की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल बीजेपी से। राजीव जी, 2018 के दावे याद होंगे, जहां दावा किया जाता है 65 प्लस सीटें जीतकर हम सत्ता में काबिज होंगे, सरकार बनाएंगे, लेकिन दावों के उलट नतीजे कुछ और ही नजर आते हैं। क्या लगता है 50 प्लस इस बार ये दावा पार कर पाएगी बीजेपी? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो फिजा थी पहले, वो कांग्रेस का गढ़ था और जो संयुक्त मध्य प्रदेश हुआ करता था, छत्तीसगढ़ के भरोसे कांग्रेस की वैतरणी पार होती थी मध्य प्रदेश में। जब 2000 में राज्य अलग हुआ तो अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री बने। अभी जैसे आपके कार्यक्रम के शुरुआत के पैकेज में रविंद्र चौबे जी बहुत बड़प्पन से कह रहे थे कि दहाई का आंकड़ा नहीं, तो जोगी जी भी मुख्यमंत्री थे और उनके तमाम जो लीडरान है वो कहते थे 5 सीट 6 सीट। तो रितु जी, हम 50 सीट पर आए थे सन 2003 में और कांग्रेस के लोग ऐसे ही कहते थे इनका कोई चेहरा नहीं है, हमारे तो अजीत जोगी जी है। उस समय रमेश बैस जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, ब्रजमोहन जी, सारे तमाम लोग चारों तरफ घूम रहे थे और अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और उसके बाद हैट्रिक हुई 2003, 2000, उसके बाद 13, लगातार 2008, तो 3 बार हम लगातार जीते कांग्रेस के गढ़ में। अब वो कांग्रेस का गढ़ था वो ढह गया और ठीक लोगों में देखिए प्रजातंत्र है, जीत हार चलती है, हम नम्रता से हार को स्वीकार करते हैं 2018 की। लेकिन 2018 में 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुआ
और ठीक उसके विपरीत कांग्रेस कहती थी कि हम बीजेपी को 11 में से 1 सीट जीतने नहीं देंगे। 9 सीट पर हम जीत गए, 9 और 2 सीट पर कांग्रेस को संतोष करना पड़ा। तो गालिब ख्याल अच्छा, ख्वाबों में कोई लगता नहीं रसूख। तो कांग्रेस पार्टी ख्वाब कर रही है क्योंकि झूठ के बुनियाद पर खड़ी है। जितने झूठ हो सकती है रितु जी, शराबबंदी का झूठा, फिर उन्होंने कहा रोजगार देंगे, रोजगार में सबसे कम अपराध का गढ़ बना दिया, सड़कों को जो शहरों का नाम है गड्ढापुर और खोदापुर हो गया। तो छत्तीसगढ़ की हालतें सूरत बहुत दयनीय है, हर तरफ में सरकार फेलियर हो चुकी है। अब ये जो ख्वाब देख रहे हैं 75, 80, बहुत बड़ी 80 देखिए, लेकिन जनता आपको आईना दिखा रही है। एक कहावत है कि काठ की हांडी में बार बार चावल नहीं पकता, एक बार पका दिया झूठ बोलकर, हम शराबबंदी करेंगे, हम रोजगार देंगे, हम पेंशन देंगे, हम ये देंगे, वो करेंगे, सारी बातें झूठ साबित के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि जिन सीटों पर अब बीजेपी फोकस करेगी, लगभग 50 ऐसी सीटें हैं और इसमें से कुछ मुख्य रूप से ऐसी सीटें हैं जहां जीत का जो मार्जिन था वो लगभग 500 वोट से भी कम था। कोई ऐसी सीटें, लगभग 4 सीटें ऐसी है जहां वोट का जो मार्जिन था 1000 वोट के आसपास था। ऐसे में क्या लगता है, जो 2018 के परिणाम थे, बीजेपी को हालांकि इसका नुकसान हुआ, कांग्रेस को फायदा मिला, लेकिन वो मार्जिन भी ज्यादा नहीं था जीत का। जी बिल्कुल रितु जी, हम उसको फोकस कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बूथ लेवल पर उसकी समीक्षा कर रहे हैं और बूथ टू बूथ मैनेजमेंट, जिसने बूथ जीता वो चुनाव जीता, सीधा फंडा है। और जिस बूथ में हमारे मतदाता नहीं थे, उनका स्थानांतरण हो गया था, उन बूथों पे ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराने की हमारी मैं जवाब पॉलिसी ले है। लेती हूँ, मैं आपके पास आऊंगी। अमित जी, आपसे मैं पूछ रही हूँ कि जो जीत का मार्जिन था वो ज्यादा नहीं था, ऐसे में आपने सरकार बनाई, आप कामयाब हुए, लेकिन उस मार्जिन को बढ़ाने के लिए इस बार की कोशिशें कैसी रहेंगी? देखिए, मेरे बहुत ही काबिल मित्र बहुत शेरो शायरी कर रहे थे, तो मैं स्टार्टिंग इनको शेरो शायरी का जवाब दे के ही करूंगा रितु जी, आपकी परमिशन से। कुछ लोग जुगनू की रोशनी में भी मगरूर हो गए, कुछ लोग जुगनू की रोशनी में भी मगरूर हो गए, हमने सूरज की रोशनी में भी अदब नहीं खोया। इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले और अपनी सरकार जाते तक की कहानी तो बताई, अब मैं आपको बोले लोकसभा तक की कहानी इन्होंने बताई। आगे मैं बताता हूं। आगे इस प्रदेश में 5 उपचुनाव होते हैं और 5 के 5 हम जीतते हैं। नगरीय निकाय चुनाव आते हैं और 10 के 10 महापौर हमारे बनते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ की सरकार जनहितैषी कार्य जो करने वाली सरकार है, निश्चित तौर पे जो लोक कल्याणकारी सरकार है, छत्तीसगढ़ की जनता का प्यार, आशीर्वाद और बम्पर जीत लगातार जनता यहाँ की उनको दे रही है, हमको दे रही है। तो लगातार आपने ठीक कहा कि उस अंतर को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया। लगातार मैं आपको बता दूं, इन 4.5 सालों में लगातार हमने काम किया और अपने काम के और विकास के भरोसे, क्योंकि हमारी सरकार का एक ही ध्येय था, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और कैसे जो छत्तीसगढ़ को हम समृद्ध, सशक्त और खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाएं और कैसे छत्तीसगढ़ को हम प्रगति और उन्नति की ओर ले जाएं। और मुझे खुशी होती है ये कहते हुए कि इन 4.5 सालों में रितु जी हमने जो काम किया है, छत्तीसगढ़ मॉडल को पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। और राजीव जी अभी कह रहे थे 75 पार, तो हमने नहीं कहा था, इनके नेता ने पिछले बार, जो देश के आज सम्मानित गृह मंत्री हैं, वो चरौदा में आए थे और उन्होंने कहा था इस बार 68 पार। छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें इस बार 65 पार और हमारे छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें 68 पहुंचाया। और 68 के बाद जब उपचुनाव हुए तो हम आज 71 पे आ गए। तो लगातार हमें अपने काम पे विश्वास है। और मैं आपको बता दूं, चाहे वो कांग्रेस के कोई प्रवक्ता हो, कांग्रेस के नेता हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के मंत्री हो, सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, हम लोग आपके जवाब भी देते हैं। हम इनके जैसे नहीं जो बाद में चुनाव जीतने के बाद कह देते हैं कि हम तो जुमलेबाजी कर रहे थे और 9 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, हमें अपने काम पे विश्वास है और हम अपने काम की बदौलत, अपने विकास की बदौलत छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में अभी लोकतंत्र का उत्सव होने वाला है, उसमें जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिछली बार तो हम 68 से 71 जनता के आशीर्वाद से आए थे, अपने काम के भरोसे आए थे, और इस साल इस बार हम अपने विकास के भरोसे, जनता के आशीर्वाद से 75 पार करेंगे। उपलब्धियां अपनी अपनी हैं, जहां बीजेपी केंद्र की उपलब्धियां लेकर अब जनता के बीच जाएगी, आप अपने राज्य सरकार की उपलब्धियां लेकर जन जन तक पहुंचेंगे। मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, शेरो शायरी तो बहुत हो गई, बीजेपी का भी पक्ष सुना, कांग्रेस का भी सुना। आपसे मैं समझना चाहूंगी, दावे 2018 में भी किए गए, उसके पहले के भी हमने परिणाम देखे। 2013 में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहता है, लेकिन 2018 में फिर काफी सीट नीचे गिर जाती है बीजेपी। कई सीटें ऐसी जहां पर कम मार्जिन के साथ बीजेपी की
जीत हुई और कम मार्जिन ऐसी जगह पर भी रहा जहां कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन 2023 को लेकर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कोशिशें जो बीजेपी की ओर से की जा रही हैं, अभी भी हम देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है, लगातार दौरे हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जन जन तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर चुकी है। देखिए रितु जी, 2000 अभी जो आने वाला विधानसभा चुनाव है जी, निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और ये एक ऐसी परिस्थितियों में लड़ा जा रहा है जबकि विधानसभा के बाद लोकसभा की भी तैयारी दोनों दल कमर कस करके कर रहे हैं। और रही बात की बीजेपी की, अगर हम बात करें तो बीजेपी की जो चुनावी तैयारियां लग रही हैं वो हमको विधानसभा से ज्यादा जो है लोकसभा की तैयारियों में बीजेपी के लोग मशगूल हैं। पर लोकसभा के लिए ये नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा के लिए जो रास्ता है वो विधानसभा होकर के ही जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की थोड़ी सी जो कमी जो दिख रही है वो विधानसभा को लेकर के है। हालांकि मतदाता भी अभी इस दौर में मौन है, मतदाता किसी को कुछ बोल नहीं रहा है। वहीं कांग्रेस सत्ता में है, कांग्रेस अभी प्रचंड बहुमत से सरकार चला रही है। अगर विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो निश्चित रूप से भाजपा के पास खोने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास अपनी सत्ता बचाने की चुनौती जरूर होगी। इस बीच में थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी भी रहती है और कहीं ना कहीं जो गुटीय समीकरण या जो चुनावी वातावरण है या प्रदेश में लोगों में राजी नाराजगी को लेकर के बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। और जिस प्रकार से अभी दोनों दल कमर कस करके तैयार हैं और आगे एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, अभी जो दोनों प्रवक्ताओं ने अपने अपने दावे किए, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये चुनाव बहुत संघर्षपूर्ण चुनाव दिखने वाला है। और ये मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे हाईटेक चुनाव भी होगा, जिसमें सोशल मीडिया से लेकर के नए नए गैजेट और नई नई चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं जो दलों का मतदाताओं से सीधा संपर्क करने का जो प्रयास है, ये मुझे लगता है ये फलीभूत होता दिखाई देगा, जो कि लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत माना जाना चाहिए। बिल्कुल। राजीव जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए 2018 के परिणाम देख लीजिए, आप जो चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में 18 के बाद उनके परिणाम देख लीजिए। बीजेपी के पक्ष में वो परिणाम रहे हैं, महज 15 सीटें 2018 में बीजेपी जीतती। और आपसे भी जब हम सवाल कर रहे हैं तो आप लोकसभा चुनावों की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में ये माना जाए कि विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी हार मान चुकी है, इसीलिए आप लोकसभा की बात करते हैं? नहीं, विधानसभा चुनाव तो हम जीत चुके हैं। जिस प्रकार से रितु जी जनता का गाढ़ समर्थन मिल रहा है, ये जनता भय, भूख और भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है भूपेश बघेल जी की लेकिन राजीव जी, जब उपचुनाव होते हैं तो उसमें असर क्यों नहीं दिखाई देता है? नहीं, असर देखिए, जिस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने सरकारी मिशनरी का बहुत बेशर्मी से बेबाक उपयोग किया। हम दंतेवाड़े की जो हाई स्कूल मांग थी, जो वहां पर हम जनसभा करेंगे, उसकी परमिशन नहीं दी गई, दूसरे दिन कांग्रेस को दी गई। ये तमाम बातें हैं। देखिए, उपचुनाव जीतना कोई बात नहीं होती, असली बात है कि आप किस प्रकार से यहां पर डबल इंजन की सरकार। देखिए, जनमानस जानता है 2024 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, लोकसभा में अपनी सरकार बन रही, तो ये जो डबल इंजन की सरकार का कंसेप्ट है, तो विधानसभा में भी जनता और देख चुकी है कि पिछले 4.5 वर्ष में किस प्रकार से भारी भ्रष्टाचार हुआ, किस प्रकार से भारी बोगस काम हुए, जो काम कागजों में हुए वो काम धरातल पे नहीं हुए, विकास की एक ईंटें नहीं हुई। अभी मुख्यमंत्री जी परसों कह रहे थे, रायपुर में हमने 1300 करोड़ का नगरीय निकाय का काम किया। ऐसा काम किया कि गायब हो गई, मैंने जादूगरी हो गई कि सड़कें फाइलों में बनी। आप देखिए, मुख्यमंत्री जी के निवास के पीछे भारी बड़े बड़े गड्ढे हैं, 5 इंच के, 15 इंच के, 40 इंच के। तो ये रायपुर का नामकरण गड्ढापुर हो गया, बिलासपुर खोदापुर हो गया। इतना विकास किया। कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति है कि कोई एफआईआर नहीं लिखी जाती अगर जब तक आप मर नहीं जाओगे। तो ये लूटपाट और गुंडागर्दी, तो ये सब देख के जनता तय कर चुकी है कि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, क्योंकि डबल इंजन की कंसेप्ट है। क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से केंद्र से लड़ाई लड़ी है, कोई सामंजस्य स्थापित नहीं की। आप देखिएगा दूसरे सूबे में भी जहां कांग्रेस की सरकार है या दूसरे दलों की सरकार है, वहां बहुत अच्छा सामंजस्य है, बहुत अच्छा तारतम्य है। तो इसलिए जनता भी चुन चुकी है, कि जान चुकी है कि अगर केंद्र में मोदी जी बैठेंगे तो यहां पर भी हमको
इस राज्य में भी हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी होगी। अमित जी से इस जवाब ले लेते concept हैं। अमित से जी, जो कहाँ शहरी मुद्दा था, सामंजस्य वो की भी कमी हमारे देखी साथ जा रही है? क्योंकि बीजेपी के आरोप सड़क से लेकर जनसभा तक है कि जनसभा नहीं करने दी जाती है, सड़क में गड्ढे हैं, ऐसे तमाम आरोप, शराबबंदी, कई ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले दिनों से विधानसभा चुनाव के पहले गूंजते सुनाई दे रहे हैं। लेकिन क्या इन्हीं मुद्दों को लेकर आप आगे जाएंगे और इन मुद्दों से कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए रितु जी, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जिन्होंने 2003, 8 और 13 में जो वादे किए थे, एक भी वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। और शायद इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने यह डिसाइड किया है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झुट्टा पार्टी होना चाहिए। इन्होंने कहा था आदिवासी भाइयों को गाय देंगे, जर्सी गाय देंगे, मिली नहीं। उन्होंने कहा था आदिवासी भाइयों को सरकारी नौकरी देंगे, आज तक मिली नहीं। इन्होंने 2008 में कहा था 300 रुपए बोनस देंगे, आज तक मिला नहीं। इन्होंने कहा था 2013 में 2100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे, 300 रुपए बोनस देंगे, आज तक मिला नहीं। मतलब ये सिर्फ जुमलेबाज लोग हैं। और रही बात, ये किस उससे जाएंगे? जब ये केंद्र की बात कर रहे थे राजीव जी अभी, डबल इंजन, अरे डबल इंजन नहीं, डबल ट्रबल वाली सरकार है। आप देखिए केंद्र में बैठी हुई सरकार और वहां पर बैठे हुए हुक्मरान। आज दिल्ली में भी उनकी सरकार है, मणिपुर में भी उनकी सरकार है, क्या हाल करके रखा है इन्होंने। तो जनता आज इनको देख चुकी है। इन्होंने कहा था 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, इन्होंने लागत दुगनी कर दी साहब। ये महंगाई पे बात करते नहीं है लोगों, आज लोग त्राहीमाम कर रहे हैं। इनके कार्यकाल को याद किया जाएगा कि कैसे 100 रुपए से ज्यादा डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़े। आज टमाटर 200-250 रुपए में बिक रहा है और ये महंगाई पे बात नहीं करते। ये एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। देखिए आज ये महंगाई पे बात नहीं करते और जिस प्रकार से आज आप देखिए रितु जी कि बढ़ती हुई महंगाई और लोगों की घटती हुई कमाई पे ये बिल्कुल चर्चा नहीं करना चाहते। भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, 9-2-11 हो जाते हैं। तो आज जनता इन्हें चुने तो क्यों चुने? इन्होंने एक तो वादा नहीं किया है, क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ती है साहब राजनीति में। हमने बनाया और लोग जब आज कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो उम्मीद है, भूपेश है तो विश्वास है, ऐसे ही नहीं कहते। इन 4.5 सालों में हमने काम किया है, क्रेडिबिलिटी स्थापित की है। और आज जब जनता कहती है ना कि भारतीय जनता पार्टी पे हम विश्वास करें क्यों, एक भी वादे तो इन्होंने पूरे किए नहीं। और अगर ये इतना अच्छा काम करते रितु जी, आपने ठीक कहा कि ये लोकसभा की बात करते हैं और विधानसभा चुनाव में तो ये पहले ही हार मान चुके हैं। ना इनके पास नीति है, ना नियत है, ना इनके पास कोई नेता है। ये और ना सबसे बड़ी जवाब बात, भी लेंगे इनके कि पास तमाम कार्यकर्ता मुद्दे नहीं हैं, है। महंगाई से क्यों भाग रही है बीजेपी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं करें, या फिर वो इसका जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले मनीष जी का मैं रुख करूंगी। मनीष जी देखिए, मुद्दा चाहे हम शराबबंदी की बात करें, शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जो उपचुनाव के समय से ही छत्तीसगढ़ की राजनीति में गूंज रहा है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी, जब भी राजीव जी को हमने सुना, राजीव जी भी कह रहे थे कि बेहतर सामंजस्य के लिए अब जनता चाहती है छत्तीसगढ़ की कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि जो अन्य राज्य हैं वहां सामंजस्य बेहतर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी कमी है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए केंद्र में जिसकी सरकार रहती है कहीं ना कहीं राज्य को उसका लाभ मिलता है। और जहां तक विकास की अवधारणा है, फंडिंग है, या बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो केंद्र से मंजूर होनी है, ऐसी परियोजनाओं में अगर आपका सामंजस्य, आपका तालमेल केंद्र और राज्य का बेहतर रहेगा तो मुझे लगता है उसका लाभ जो है राज्य को और राज्य के लोगों को मिलता ही है। रही बात भाजपा की, तो निश्चित रूप से भाजपा जो डबल इंजन का जो बहुत पहले से ये लोग प्रचार करते रहे हैं कि अगर दोनों जगह सरकारें होंगी तो डेवलपमेंट अच्छा होगा, यहाँ के लोगों को नई चीजें मिलेंगी, नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो और कुछ हद तक उन्होंने किया भी। लेकिन जिस ढंग से अभी हम जैसे कांग्रेस की बात करें, जैसे ग्रामीण आवास की बात करें, या कुछ और परियोजना है, जैसे बस्तर में बोधघाट परियोजना की बात करें, बोधघाट परियोजना का कमिटमेंट था, कहीं ना कहीं शराबबंदी की बात भी थी। तो कुछ चीजें तो निश्चित रूप से आज पब्लिक डोमेन में भी हैं, वो चीजें पूरी नहीं हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर जवाबदेही तो तय होगी और लोग मतलब जो कांग्रेस को उस पर जवाब भी देना पड़ेगा। पर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इनसे ही वोट नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक जो सशक्त विपक्ष की भूमिका जो भारतीय जनता पार्टी को निभानी चाहिए थी, मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत एग्रेसिव कहीं कैंपेनिंग की है या कहीं अपोजिशन का रोल प्ले किया है। और अब तो चुनाव का दौर है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी वार्म अप करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अपनी तैयारी से और जनहित के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा। आपको एक रोड मैप बताना पड़ेगा, पब्लिक को बताना पड़ेगा कि आप क्या देना चाहते हैं अगले, उसमें किस प्रकार से आपके वायदे रहेंगे। अब पब्लिक जो है सिर्फ
दलों के आधार पर नहीं, मुझे लगता है प्रत्याशी का चेहरा भी महत्वपूर्ण होगा, जिसको लेकर के पब्लिक विचार करेगी, क्योंकि लगातार पब्लिक में जागरूकता का वातावरण जो फैला हुआ है और जो साक्षरता का प्रतिशत भी राज्य में बढ़ा है। आने वाले समय में चुनौतियां दोनों दलों के लिए हैं और दोनों दलों को पब्लिक के मुद्दे उठा करके जनता के बीच में अपना एक रोड मैप प्रस्तुत करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बेहद जरूरी होगा। राजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, वो तमाम आरोप जो कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे थे, उनका तो जवाब दीजिएगा ही कि महंगाई से बीजेपी भागती है, लेकिन आप जब सामंजस्य की बात कहते हैं, जब पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचते हैं, उसी दौरान सीएम भूपेश मंच से कहते हैं सरकारी कार्यक्रम में कि केंद्र की ओर से सहयोग मिलता रहा है। नितिन गडकरी को लेकर वे कहते हैं कि सहयोग मिलता रहा और आगे भी उम्मीद यही है कि सहयोग मिलता रहेगा। तो सामंजस्य कहीं ना कहीं सड़कों पर तो दिखाई देता है, लेकिन ऐसे में आप सामंजस्य की कमी को लेकर कहते हैं कि जनता चाहती है कि बेहतर सामंजस्य हो, इसीलिए हम राज्य में सरकार बनाएंगे तो बीजेपी की बनाएंगे। रितु जी, देखिए, सामंजस्य कैसा है कि जूट कमीशन ने कहा था कि हमें जून महीने तक, ये जो लगातार 4 वर्ष तक किसान भटकते रहे, तो इन्होंने रिक्विजिशन भेजा नहीं और बाद में इन्होंने केंद्र के ऊपर सर मढ़ दिया कि हमें बारदाने नहीं मिले। खाद और यूरिया के इन्होंने टाइम से कहा नहीं, जिसकी वजह से न क्रिप्को दे पाई इनको खाद, न यूरिया का संकट हुआ। अगर आप देखिएगा तो कुपोषण की समस्या है, फर्जी कुपोषण के ये सुपोषण के मामले बताए जा रहे कि हमारे प्रदेश में सुपोषण है, रेडी टू ईट का घोटाला हुआ। तो अगर सामंजस्य रहती है तो सड़क के मामले में कोई भी फंड की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार लगातार मॉनिटरिंग करती है, जो भी क्षतिपूर्ति उसे लगातार देती है, लेकिन ये राजनीतिक षड्यंत्र के तरह राजनीतिक प्रोपेगेंडा करते हैं कि केंद्र से हमें पैसा नहीं मिला, केंद्र ने हमारा पैसा रोक दिया। अरे, जबकि आपकी अपनी कमी है, आपके अफसर फंड नहीं कर रहे हैं, वो जेलों में बंद है। क्यों जेलों में बंद है? भ्रष्टाचार की अगाध गाथा लिखने में बैठे हुए हैं। तो अगर ऐसा होगा तो देखिए, सरकार चलाना कोई मजाक नहीं है, लेकिन पिछले 4.5 वर्षों में जनता को चाहे स्वास्थ्य का मामला देख लीजिए, स्वास्थ्य का बुरा हाल है। आप देखिए, रायपुर शहर केवल एम्स के भरोसे में है, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था कोमा में है। अगर आप कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो ऑक्सीजन में है, पुलिस केवल वीआईपी मूवमेंट करती है, आम जनता को गुंडे लुटेरों के भरोसे में छोड़ दिया गया। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर सड़कें बने तो सड़कों की स्थिति अरे कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार है। अमित जी, अपनी बात रखिए। राजीव जी, अमित जी से जवाब भी ले लेते हैं। देखिए, आरोप आप कई लगा रहे हैं, लेकिन इनका जवाब लेना भी जरूरी है। थे तो मैं सवाल सुन नहीं पाया जी। रितु जी, सवाल रिपीट कर दीजिए प्लीज। देखिए, आरोप कई लगा रही है बीजेपी, जहां भ्रष्टाचार के आरोप की, भ्रष्टाचार को लेकर सरकार बनाने के आरोप, कई तरह के आरोप लगाए गए। इसे लेकर क्या कहेंगे? राजीव जी की बात आपने सुनी होगी। देखिए, ये एम्स की बात कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि एम्स में डायरेक्टर तक नहीं थे, अभी एक प्रभारी डायरेक्टर बना के, जो मध्य प्रदेश में जिनके पास चार्ज है, उनको यहां पर भेजा गया है। तो ये तो इनका हाल है। और ये रही बात, अभी जिस प्रकार की ये बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि जिस दिन से हमारी सरकार आई है, उनके साथ सौतेला व्यवहार करना, भेदभाव करना, चाहे फिर वो यूरिया पे हो, बारदाने पे हो, खाद पे हो, सारे चीजों पे इन्होंने हर्डल्स पैदा करने की बात की और लगातार प्रयास भी किया। अभी राजीव जी कह रहे थे हमारे जो फंड्स हैं, हमारे जो हक और अधिकार है, जो छत्तीसगढ़ की जनता का हक और अधिकार है, वो तो ये देते नहीं है। और उसके बाद इनके सबसे दुखद पहलू ये है कि राज्य की जनता ने 9 सांसद भेजे हैं। पता नहीं क्या हो जाता है रितु जी, जब केंद्र की सरकार से कुछ मांगना होता है तो वो सांसद कुछ बोलते नहीं है, इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बोलते नहीं है। इतना डरते क्यों है केंद्र में बैठे हुए अपने हुक्मरानों से, मुझे ये समझ में नहीं आता। एक मिनट राजू जी, जब आप बोलते हैं तो मैं बहुत धैर्यपूर्वक सुनता हूँ, आप भी सुनने का थोड़ा सा साहस रखिए। और देखिए, एक मिनट देखिए रितु जी, जिस प्रकार से इन्होंने अभी पूरा वक्तव्य रखा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब हम लोकतंत्र के उत्सव के बहुत करीब हैं और मुझे लगता है जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में। हम जनता के बीच में जा रहे हैं और अगर हम अच्छा काम किए हैं तो जनता हमें 75 पार पहुंचाएगी निश्चित तौर पे। इन्होंने अगर अच्छा काम किया होता तो जनता 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके नहीं छोड़ती। जिसको चाहेगी उसी की सरकार बनेगी। मनीष जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, दावे बीजेपी भी कर रही है, दावे कांग्रेस भी कर रही है और इसके साथ ही आरोप भी दोनों की ओर से लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या लगता है 75 वर्सेस ये 50 की जो लड़ाई है, कहां तक पहुंचेगी? नहीं, देखिए, दावे प्रति दावे तो चुनाव के पहले होते ही हैं। दोनों दल जो है अपने अपने जो कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए लगातार दावे प्रति दावे करते हैं, पर कहीं ना कहीं इसको लेकर के जमीनी हकीकत को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपने जो काम किया होगा उस पर मतदान होगा, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आपने विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाई है या आप सत्ता पक्ष के रूप में
आम जनता की कितनी दुख तकलीफों को आपने कम किया है। निश्चित रूप से ये एक सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में राज्य का चुनाव होगा। मुझे लगता है कि 2024 में जब आम चुनाव होंगे तो ये फाइनल के रूप में ये कन्वर्ट होगा और कहीं ना कहीं दोनों दलों के जो दावे प्रतिदावे हैं वो नवंबर में तय हो जाएंगे। बिल्कुल मनीष जी, निश्चित तौर पर जो विधानसभा के परिणाम होंगे कहीं ना कहीं वो असर लोकसभा के चुनाव पर भी डालेंगे। आप सभी का शुक्रिया फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो जहां बीजेपी का दावा है कि इस बार 50 पार करेंगे, खासकर उन सीटों पर फोकस किया जाएगा जहां जीत का मार्जिन कम था, तो वहीं कांग्रेस के भी अपने दावे हैं, लेकिन अपने अपने दावों पर ये दोनों ही दल कितना खरा उतर पाएंगे ये तो विधानसभा चुनाव के परिणामों में ही स्पष्ट होगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।